जब देवेंद्र जी से बात हुई कि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब मेरा आमतौर पर रुझान ये रहता है कि हम लोग काम कर रहे हैं गांव के ऊपर, तो मैंने कहा किसी गांव में चले जाएंगे, शहर में आने की क्या जरूरत है। तो बोले नहीं, हमारी कम्युनिटी गांव के जैसी ही है। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं और देखते हैं कि लोग किस स्तर पर सोच रहे हैं और हम किस एंगल पर बात कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी का आपने एक उत्सव मनाया है और हम मना रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों को याद करना जिनकी वजह से आपको आज़ादी का भ्रम हो रहा है। भ्रम, क्योंकि आज़ाद हैं कि नहीं हैं, ये बात आपको इस सेशन के बाद समझ में आ जाएगी कि आप कहां कहां आज़ाद हैं और कहां कहां आज़ाद नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी सुरक्षा के नाम पर, दूसरों की सुरक्षा के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर और पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पर हमारे साथ, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, की जा रही हैं। उन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे कभी आराम से इसी पार्क में बैठ करके एक फैमिली की तरह। लेकिन आज मैं कुछ बातें आपके दिमाग में बीज रूप में डाल करके जाऊंगा, जिनको यदि आपको लगे कि आपके दिमाग में जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ वो उस बीज के लिए पोषण दे सकता है, तो कल को वो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ जो फल और छाया दोनों देगा, उसकी उम्मीद मैं कर रहा हूं। इसलिए जो 7.5 लाख क्रांतिकारी, 7.5 लाख के करीब क्रांतिकारी जो दर्ज हैं, जिनके नाम दर्ज हैं कि इतने लोगों की शहादत के बाद हमको आजादी वाला वो दिन 15 अगस्त 1947 देखने को मिला। अगर हमारा देश आजाद है तो भारत सरकार के या केंद्र सरकार के या पार्लियामेंट के या किसी भी स्टेट के सरकारी दस्तावेज में उन 7.5 लाख लोगों का नाम क्रांतिकारी के रूप में होना चाहिए या आतंकवादी के रूप में होना चाहिए। किसके नाम पे होना चाहिए? क्रांतिकारी। लेकिन आज भी भगत सिंह आतंकवादी है सरकारी दस्तावेजों में। राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आज भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित है लिखित दस्तावेजों में। आज भी उधम सिंह क्रांतिकारी नहीं है कागजों में, और वो इस पार्लियामेंट में है जो ये कहते हैं हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना। बहुत से लोग उनके पक्षकारी हो सकते हैं, बहुत से लोग उनके विरोधी हो सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग नाराज भी होंगे, कोई बात नहीं, बाद में पीट लेना अलग से कोने में ले जाके। लेकिन मैं बात बोलूंगा वो जो तथ्यात्मक है। तथ्यात्मक बातें स्टेज से नहीं बोली जाती हैं, बोला नहीं जाता है, क्योंकि स्टेज पे खड़े होने वाला आदमी इस बात का ध्यान रखता है कि सामने खड़ी ऑडियंस कहीं नाराज ना हो जाए। तो भाई मैं ना तो नेता हूं कि मुझे आप लोगों से वोट चाहिए, और ना मैं वैश्या हूं कि मेरा काम आपको खुश करना है। मैं वहां बात करने आया हूं जो मैं सोचता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे देश के लोग एक अलग एंगल से भी सोचे, जिस एंगल से आपको सोचने का आज तक का ट्रेंड उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम आजादी की बात कर लेते हैं। हमारी जिंदगी शुरुआत कहां से होती है? जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है? मां के गर्भ से। आज के टाइम पर हमारे देश में, हमारे स्टेट हरियाणा में, चंडीगढ़ में यह नियमावली के अंदर लिखा हुआ है कि यदि आपने अपने बच्चे का जो आपने पेट में लिया है, जो जिसको आपने गर्भ में धारण किया है, यदि आपने उसका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है आंगनवाड़ी के पास, तो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो आपको अपने गर्भ में बच्चा रखने की आजादी है? वो कह रहे हैं नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब वो गर्भ के दौरान आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद बिना मतलब के बेफजूल के फार्मा कंपनियों के हिसाब से आपको टैबलेट्स और इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो आपको डिलीवरी के टाइम पर मदद नहीं करेगी सरकार। तो यानी आपके पूरे 9 महीने आजादी से गुजर रहे हैं।
नहीं गुजर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, जिसको या तो आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आप इसे आजादी मान रहे हैं, यह आपको सोचना है। अगला नंबर आता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, गांव के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर गांव में 2 या 1 तो कम से कम दाई हुआ करती थी, और इतना तजुर्बा उन्हें हुआ करता था कि अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं है। कई बार तो पेट देख करके, अदरवाइज हाथ लगा करके वो ये बता देते हैं कि पोजीशन क्या है, लड़का है कि लड़की है, क्या है, सब कुछ बता दिया करते थे। पता ही होगा आप लोगों को, मेरी माताएं बैठी हैं, इन सबको पता है, जो बुजुर्ग बैठे हैं। आज के वक्त ये नोटिफिकेशन है कि यदि गांव के अंदर दाई ने अगर डिलीवरी करवा दी तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। यानी आपने नॉर्मल डिलीवरी करवा दी तो एफआईआर होगी, और हर आशा वर्कर को हर डिलीवरी पर इंसेंटिव के नाम पर रिश्वत मिलती है। तो आपको काटना उनकी मजबूरी हो चुकी है। तो जहां पर 99% जो बर्थ हैं, जो 99% जो जन्म है, जो प्रसव है, वो कुदरती होने चाहिए थे बिना किसी ऑपरेशन के, उन 99 की बजाय आज के टाइम पर केवल 5 से 10% डिलीवरी ही नॉर्मल हो रही है। बाकी सबको काटा जा रहा है अननेसेसरी तरीके से। क्या आप इसे आजादी कहते हैं? अगर दाई के ऊपर एफआईआर हो रही है, देसी नुस्खे से इलाज करने पर एफआईआर होती है, और आपको केवल सरकारी डॉक्टर या फिर आपको आयुष वाले या दूसरे प्राइवेट डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मा कंपनियों के दलालों के पास ही जाकर अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा, तो वो आजादी है कि आजादी है कि गुलामी है? बताइए जरा। चलिए आगे बताते हैं। अभी बच्चा गर्भ से निकला है, मां के गर्भ से निकलते ही हॉस्पिटल के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूं इस पे डिस्कशन कहीं नहीं होता है। हमारे जब घरों के अंदर कुदरती तरीके से जब जीवन जिया करते थे, और उस वक्त जब कोई बच्चा जन्म लेता था, तो उस घर के अंदर सीधा डायरेक्ट मां की आंखों में दिए की रोशनी भी ना लगे, इस बात का इंतजाम किया जाता था। क्यों माता जी? दिए की रोशनी भी सीधी ना लगे, इसका इंतजाम किया जाता था। वो दोनों के लिए था, जो माता है उसके लिए भी और जो बच्चा है उसके लिए भी, क्योंकि सीधा अचानक से कृत्रिम या कुदरती रोशनी अगर आंखों पे पड़ती है तो वह आंखों के लिए और शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। आज के टाइम पर आपके बच्चे का ऑपरेशन ही एलईडी वाली बड़ी वाली व्हाइट लाइट के अंडर होता है, और किसी भी मां बाप को नहीं मालूम है कि वो लाइट उस मां के लिए, जीवन भर के लिए, आने वाले वक्त में और उस बच्चे के लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। कारण क्या है? यहां हमारे माएं बोलती होती है, काग्गा होता है, छोटा दिमाग, जिसे पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो आदमी को सही और गलत का निर्णय लेने की ताकत देती है। वो पाइनियल ग्लैंड पे अगर कोई चीज अटैक करती है तो व्हाइट लाइट करती है। सूरज की जो रोशनी है वो येलो है, पीली है। सफेद लाइट जहां सारे रंग होंगे, वो सारे रंग जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको आपके घर में एक भी लाइट येलो नहीं होगी, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको प्रोग्राम इस तरीके से कर दिया कि आपकी गाड़ी की लाइट, आपकी हेडलाइट, आपकी एलईडी, आपको कहा जाता है एलईडी है, एलईडी यहां पार्क में भी लगी होंगी, एक बार 5 सेकंड के लिए आप उस एलईडी को देख लो, दोबारा आपको आसपास दिखना बंद हो जाता है, और ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ आपको मजबूर किया जा रहा है उस तरह की जिंदगी जीने के लिए जो वो चाहते हैं। वो कौन है? यह भी चर्चा का विषय है, क्योंकि वो ना कांग्रेसी है, ना भाजपाई है, ना इनेलो का है, ना किसी पार्टी का है, ना कोई नेता है, ना कुछ नहीं है। वो कौन है वो आपको मालूम नहीं है। इसके ऊपर बहुत लंबी रिसर्च है। तो जी बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली चीज लाइट। अगले नंबर पर आप सब लोगों को मालूम भी नहीं है कि आपके बच्चे का जन्म यदि अस्पताल में हुआ है तो उसके पैरों के निशान लिए जाते हैं। पता है आपको? किस किस को मालूम है? और वो पैरों के निशान वेटिकन सिटी में भेजे जाते हैं कि एक गुलाम और पैदा हो गया।
उसके नाम का एक अकाउंट खुलता है, वो बाद की बात है, क्योंकि एक कुदरती नियम है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कभी कोई डिस्कशन में नहीं करेगा। एक कुदरती नियम है जो हमारे पुरखे इस्तेमाल किया करते थे उस नियम का, और उसको बोला करते थे। अगर आपको ध्यान हो, आप में से किसान परिवार से कौन कौन है बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में किसान परिवार से, जो किसान परिवार से हैं वो मेरी बात को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। किसान अपने खेत में ट्रैक्टर या हल चला रहा है, और आगे खेत में अगर टटीरी ने अंडे दे रखे हैं, तो किसान कभी भी उन अंडों को उठा करके साइड में नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखता है। यह नियम है कि जिस जगह पर जिस जीव ने आ करके अपना घोंसला, अपनी छत बना ली है रहने का जुगाड़, तो कोई दूसरा आदमी उसे छेड़ेगा नहीं। या तो उसको जैसे छत आने से पहले उसे तोड़ा जाए, वो बात अलग है। वो घोंसला बनाने से पहले उसका घोंसले का इंतजाम बाहर कर दिया जाए तो अलग है। अदरवाइज किसी का बना हुआ घोंसला नहीं तोड़ा जाएगा। पता होगा ना आपको, यह किस लिए होता है? क्योंकि यह कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम क्या है कि जो भी जीव इस धरती पर आ गया, जो भी जीव इस धरती पर पैदा हो गया, उसका इस धरती पर बराबर हक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी अभी धरती बनी है और सिर्फ हम दो लोग ही धरती पर आए हैं, तो मेरा धरती पर हम दोनों का बराबर अधिकार होगा, 50-50 के हम मालिक होंगे। लेकिन जैसे ही तीसरा जीव पैदा हो जाएगा, तो अब हम 33% के मालिक हो जाएंगे, 33.33 जो भी है। और जैसे ही चौथा जीव धरती पर आ जाएगा, तो हम 25% के मालिक हो जाएंगे। तो वो लोग मालिकाना हक अपने पास रखने के लिए मैक्सिमम जीवों को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए आपने चिड़िया नहीं मिलेगी, खेत में केंचुआ नहीं मिलेगा, छोटे पक्षी जो खेत में किसान के जो पहरेदार हुआ करते थे, जो किसान के साथी कीट हुआ करते थे, वो खत्म हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब तो आपके गली के कुत्तों के ऊपर भी अटैक आने की खबरें आपको दिख रही होंगी। गली के कुत्तों पे, बिल्लियों पे। चाइना के अंदर अभी अभी नया रिसेंटली एक ऑर्डर पास हुआ है कि वहां पर लगभग 7.5 लाख वन्य प्राणी, उनको मतलब ऊंटों को, गायों को, सुअरों को मार दिया गया था। ऐसे ही मार दिया गया। इसलिए सड़क पे चल रही गायों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कुत्तों को स्टेरलाइज किया जा रहा है, ऐसा कह करके उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि कुछ दिनों के बाद निपट लें। और यहां तक कि आदमियों को भी इलाज के नाम पर ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कि वो खाते खाते गिर रहे हैं, चलते चलते गिर रहे हैं। अभी आपने कोरोना का खेल देखा होगा। अभी कोरोना में आपको जो लगा है, जितने लोगों ने भी लगवाया है, उन सबके शरीरों के अंदर, शरीर में पेन, जोड़ों में पेन, उनके सिर में दर्द, एलर्जी, उनको लेडीज में पीरियड्स में इरेगुलरिटी, कंसीव ना होने की प्रॉब्लम, नपुंसकता की दिक्कत, हार्ट अटैक की, ब्रेन हैमरेज की, मल्टी ऑर्गन की, पेट में उसकी डेंगू हो गया, अस्पताल गया, वापस नहीं आएगा, पेट में इन्फेक्शन हो गया, अस्पताल गया, वापस नहीं आएगा। उनके शरीरों में ऐसे ऐसे इंजेक्शंस, ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल दिए गए हैं। पता होगा ना अब तो समझ आ गया होगा ना सबको। आपने नौकरी के चक्कर में लगवा लिए और अब आपको लपेटा जा रहा है। यानी कि आपको इस गेम को समझना बहुत जरूरी है। अब आपके बच्चे के पैरों के निशान ले लिए, उस पैरों के निशान लेने के बाद अगला काम होता है, पैरों के निशान लेने के बाद अगला काम होता है, आपके बच्चे की जंघा में आपसे पूछे बिना एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जंघा में, सबसे नाजुक जगह पर। जब एक बच्चा जो मां की कोख में इतना सुरक्षित फील कर रहा है, वो अचानक से मां की पेट से निकलेगा और देखेगा कि अब मैं एक नई दुनिया में आया हूं, और उसी टाइम उसके अंदर एक सुई खोप दी जाती है। उसके लिए तो वो फाली का काम करती है। अचानक देखता, अरे इतने गंदे लोग हैं यहां, तो इतना बुरा हाल है, पेन ही पेन है यहां। तो आते ही सबसे पहले उसे एहसास दिला दिया जाता है। क्या आपसे वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले पूछता है? नहीं पूछता है। बच्चा आपका, आपने पालना है, उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने से पहले आपसे पूछा नहीं जाता है। जब आपके बच्चे के बारे में कोई निर्णय लेना आपके हाथ में ही नहीं है, तो इसको आप आजादी कहते हैं? पेट में रखना आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उसको 9 महीने अपनी मर्जी से नहीं पाल सकते पेट में, बाहर आने के बाद भी आप अपनी मर्जी से नहीं पाल सकते। अब उसके बाद वो कहते हैं आपको इसका आधार कार्ड, इसका रजिस्ट्रेशन और इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा।
बोलते हैं? बोलते हैं? बच्चा हमारा है, उसका कौन सा कागज बनेगा नहीं बनेगा ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। लेकिन आपको बोला किसको आपको फिर क्या कहेंगे? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप दाखला नहीं ले सकते, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका कोई काम नहीं होगा, आपको ऐसा बताया जाता है। यानी अगर आपने उनके हिसाब से कोई कागज नहीं बनाया है तो आपके जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगी, वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं। तो भैया गुलामी में और आजादी में फर्क क्या है फिर? नहीं समझे आप? मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहता है और मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे सिखाने के लिए मुझे वो कागज बनवाना पड़ेगा। क्या इसको आप आजादी कह रहे हैं? भाई गुलामी आप अब गांव घर में हम गुलाम रखते हैं ना, गांव के अंदर रखते हैं, बताइए। गाय को भैंस को बांध के रखते हैं ना, और दूध नहीं देती है तो ऊपर से डंडा बरसाया जाता है, मारते हैं ना जी। पहले हम उसके आगे, जब दूध नहीं देती है पहले हम उसके आगे उसके घास के ऊपर चून बुरकाया करें कि के बराया चून के लालच में ही दूध दे दे। जब चून के लालच में नहीं देगा तो फिर वो खिंचता हुआ आदमी फिर उस पर लठ भी बरसाया करे। तो उसमें आप में कोई फर्क हो रहा है? नहीं, मतलब मेरे को बताइए आप, आपको अगर ये नजर आ रहा है कि जैसे आपको बांधा जाता है वैसे ही कोरोना के दौरान आपको बांधा नहीं गया। इस जिले की बॉर्डर से उस तरफ जाने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आपको सरकार के किसी एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप वो रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो आपको उधर नहीं जाने दिया जाएगा, आपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको ये काम नहीं होगा, आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, जहाज में नहीं जाने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे। ऐसे ही हुआ था क्यों जी? और ये सिर्फ उस सरकार में नहीं हुआ था जो सरकार हमारे हरियाणा में है, जो दूसरे स्टेट की और दूसरी पार्टी की सरकार थी वहां पर भी वही हो रहा था, और ये पूरी दुनिया में हो रहा था। उस वक्त जब हम बोला करते थे तो लोगों को लगता था कि ये पगला गया है यार देवेंद्र तो, लेकिन अभी लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है। चलिए, आपका आधार कार्ड नहीं होगा तो आपके बच्चे का जीवन जीवन नहीं माना जाएगा, आपके बच्चे का जन्म इस धरती पर हो गया है ये नहीं माना जाएगा, आपके बच्चे को इस धरती का प्राणी नहीं माना जाएगा। इसको आप आजादी कह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। उसके बाद चलिए, वो बच्चा 2-2.5 साल का हो गया है। आजकल के जो, मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में था कुछ साल पहले, इसलिए अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक मत मान लेना। फिर हमारे नासमझ और बेवकूफ पेरेंट्स, बेवकूफ बोल रहा हूं मैं, जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि हमें लगे सीधा सीधा कि ये हमें बोल रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा झिझके। जैसे क्या होता है, एक आदमी हो जाता है सोया हुआ है, वो आवाज लगाने से अगर उठ नहीं रहा है तो उसकी बाजू पकड़ के हिलाया जाता है। जो सोया हुआ है उसे बाजू पकड़ के हिला करके उठाया जा सकता है। जो दड़ मार के पड़ा है ना, जो जानबूझ के आंख बंद करके पड़ा, सोया नहीं है लेकिन जागा तो सब दिख रहा है, सुन तो रहा है उसे, उसको नहीं जगाया जा सकता। तो आप में से जो सचमुच सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। जो दड़ मारे पड़ा है उसके लिए नहीं है मेरी बातें। वो 2-2.5 साल की उम्र में मां बाप को अपना बच्चा ये लगने लग जाता है कि वो परेशान कर रहा है। नहीं समझ रहे आप? 2.5 साल की उम्र में उसे किसी प्ले वे में भेज दिया जाता है, और प्ले वे में आपके बच्चे को भेज करके वहां खेल नहीं होता है, वहां शुरू होती है बच्चे की प्रोग्रामिंग। यदि आपको सचमुच, आप में से जेल में कौन कौन गया आज तक? जेल जाने का मौका मिला? मुझे 3 बार मौका मिला। अगर आप में से कोई जेल गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसे पता होगा। और यदि नहीं गया है तो जेल का और स्कूल का माहौल बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा है।
उसमें दिनचर्या जेलर बताता है कि कितने बजे तुमको उठना है, या मास्टर जी बताते हैं तुम्हें कितने बजे उठना है या क्या काम करना है, कितने बजे आना है। वहां कैसे चलना है यह जेलर बताता है, यहां मास्टर जी बताते हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम क्या बोल सकते हो, तुम क्या नहीं बोल सकते हो, तुम क्या सोच सकते हो, तुम क्या नहीं सोच सकते हो, वहां जेलर बताता है और यहां मास्टर जी बताते हैं। कोई बच्चा है 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, यहां हाथ खड़ा करो। कौन सी कक्षा में हो बेटा? 5वीं से बड़ा 8वीं का है कोई बच्चा? 8th क्लास का, 6ठी का? चलिए, जिनके घर में बैठे होंगे कुछ बच्चे और जो 5वीं 6ठी वाले हैं, बच्चों एक बात बताओ, अपने दिमाग से अगर पेपर होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम में अपने दिमाग से लिखते हो उसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, या जो मैम ने लिखवाया है वो लिखते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं? है? जो मैम ने लिखवाया है मैम वाले नंबर। चलिए देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बच्चे को पहली क्लास में 2.5 साल की उम्र से लेकर के और ग्रेजुएशन तक यह बता दिया हमने। देखो, ग्रेजुएशन जब करता है 21 साल का हो जाता है, 20 साल तक हमने अपने बच्चे को यह बताया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपके मां बाप जो हैं वो आपको ये कहते हैं कि अपनी मर्जी से लिखा करो, या ये कहते हैं कि नंबर आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए? अपनी मर्जी से। एक मार्क्स वाले कौन कौन है? जो मार्क्स कहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं मार्क्स आने चाहिए, बेटा नंबर कम आए और ज्यादा हो करो और थोड़ी मेहनत करो। किस किस के पेरेंट है? यहां एक भी पेरेंट नहीं है जो ये नहीं कहता है कि और मेहनत का मतलब ज्यादा नंबर मतलब एग्जैक्ट वैसा जैसा किताब में या मैडम ने लिखा है। यानी कि हम अपने बच्चे को वो कह रहे हैं कि बच्चा, जो गुलामी का जो दस्तावेज तुम्हारे को तुम्हारी मैडम ने दिया है उसको फॉलो करना है एज इट इज, जैसा उनको बोला, क्योंकि तभी तुम बहुत अच्छे बच्चे बनकर के निकलोगे। देखिएगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हां जी, क्योंकि आपको एज अ पेरेंट ये फील हो रहा है कि मेरे बच्चे के अगर नंबर नहीं आए तो वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, वो जिंदगी में, उस दुनिया में कहीं अपने लिए जगह नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा ही लगता ना जी कि कंपटीशन का जमाना है, बिना नंबरों के बात बनेगी नहीं, नंबर होंगे तभी जीवन सक्सेसफुल है। ऐसा ही हमारे दिमाग में है और ये सबके दिमाग में है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, बताइएगा। चलिए, अभी हम कॉलेज में पढ़ गए, हमारा बच्चा, हम ज्यादा थोड़ा फास्ट चलते हैं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो शाम तक हो जाएगा, पूरी जिंदगी को डिस्कस करना है। स्कूल कॉलेज तक पहुंच गए। स्कूल कॉलेज के बाद आपके बच्चे को अपने घर का काम करना आता है कि नहीं आता है? अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना आता है कि नहीं आता है? अपने रिश्ते जो बिगड़ गए अगर परिवार में, उसको ठीक करना आता है कि नहीं आता है? घर में कोई सामान खराब हो गया है, उसको ठीक करना आता है कि नहीं आता है? कोई मशीन ठीक करनी आती है कि नहीं आती है? अपना अनाज उगाना आता है कि नहीं आता है? खेत में काम करना आता है कि नहीं आता है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे को सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब वो एक पेपर क्रैक कर लेगा। क्यों जी, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? पहले तो बताओ। सही बोल रहा हूं? देखो, इसको भी पता है, एक पेपर क्रैक करने को आपके बच्चे की सफलता माना जाएगा, यह आपको बताया गया। और उस सफलता के पैमाने की गारंटी क्या है, इसको थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ी भर्ती हरियाणा में कितनी पोस्ट के लिए हुई है? सन 2019 के इलेक्शन से पहले एक भर्ती हुई थी जिसमें 18,000 क्लर्क लगे थे, ग्रुप डी के क्लर्क और चपड़ासी लगे थे, ग्रुप डी की भर्ती। 18,000 भर्तियों के लिए 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप पेपर की तैयारी करो, नेताजी की सिफारिश लगाओ, उनको भर्ती के लिए पैसे दो। क्या 18,000 से ज्यादा भर्तियां हो सकती हैं?
नहीं हो सकती। 18,000 को यदि आप 22 लाख से डिवाइड करते हो और प्रतिशत निकालते हो, 0.1% मिलता है, उससे भी कम। मतलब यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस सिस्टम में आपका बच्चा पढ़ रहा है और जिस तरीके से वो जी रहा है, उसमें आपके बच्चे की सफलता की जो गारंटी है वो मात्र 0.1% से भी कम है। यानी नाकामी की गारंटी कितनी है? 99.9% से ज्यादा। यानी जिस देखो, सफलता की गारंटी आपने पेपर दिया और पेपर में सफलता की गारंटी उसके जितनी पोस्ट है उस पर निर्भर करेगा, और पोस्ट और जितने बच्चे एलिजिबल है उस पर निर्भर करेगा। तो वो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की नाकामी की गारंटी 99.9%, और आप इसको सही मान रहे हैं। ये आजादी है, अपनी मर्जी से सोच पा रहे हो या आपको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप सारे मां बाप अगर यह सोचते हैं कि जो चल रहा है वो बहुत सही है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा सिस्टम करेगा, वो बहुत ताकतवर हैं, नेता बहुत ताकतवर हैं, सरकार बहुत ताकतवर है, जिलाधिकारी बहुत ताकतवर है, हम क्या करें? मैडम जबरदस्ती कर रही है अपार आईडी के लिए। क्या आपको पता है कि आपके बच्चों को लगने वाले इंजेक्शंस में क्या क्या है जो बचपन से पैदा होने के बाद लगते हैं? बताइए जरा। अरे बच्चों रुको। हाँ जी बताइए माताओं, जितनी मदर्स यहां बैठी हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चों को जो पैदा होने के बाद लगने वाली वैक्सीन से आपके बच्चों को क्या क्या होने वाला है? नहीं मालूम ना? एक काम करो, कहां गया नमन? देवेंद्र जी, ये चाबी लेके मेरी गाड़ी की डिग्गी में एक बक्सा रखा है, पेटी रखी है खुली, उसमें सबसे नीचे जाओगे एक पैकेट रखा है किताबों का। किताब का नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, वो सारी ले आओ। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह कनाडा से है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। पेज नंबर 22 के ऊपर इस वैक्सीन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये लिस्ट उन्होंने दी है, और उन इंग्रेडिएंट से क्या क्या होने वाला है एक बार साइड इफेक्ट चेक कर लो गूगल पे जाकर के कि ये चीज अगर आपके बच्चे की बॉडी में चली जाए तो क्या होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपकी मर्जी के बिना आपका सिस्टम आपके बच्चों को क्या क्या केमिकल्स उसके शरीरों में डाल रहा है। आपको बताया किसी ने? किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने, किसी आंगनबाड़ी वर्कर ने, या किसी स्कूल के मास्टर जी ने? और स्कूल के टीचर्स ने आपके बच्चों को आपकी मर्जी के बिना इंजेक्शन लगवाने के लिए आपकी कंसेंट ले ली है, आपकी मर्जी के बिना। पता है आपको? जिस भी बच्चे का अपार कार्ड बन चुका है, अपार आईडी बन चुकी है, अपार आईडी के अंदर लिखा हुआ है कि आपके बच्चे की वैक्सीनेशन से लेकर इम्यूनाइजेशन से लेकर जितने भी निर्णय होंगे स्कूल लेगा, अब आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। अपार आईडी बन गई है ना सबकी? हाँ, तो जिसकी बन गई समझो आपने अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में दे दी। अब आपकी मर्जी, अब आपके कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि कोरोना का इंजेक्शन भी आपने अपनी मर्जी से लगवाया था, हमने जबरदस्ती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उनके आईपीएस ने, सारी लानी थी, सारी ले आओ, यहां दे देंगे ना। पढ़े लिखे माँ बाप हैं, शायद आगे बताएं किसी को, शायद बताएं, क्योंकि अभी तो हम सोए हुए हैं ना, अभी तो हमारे को दूसरे लोगों को बताने की फुर्सत नहीं है। फिर हमें यह नहीं पता है कि हमें करना क्या चाहिए। अभी अपार आईडी बन गई है, अभी सबसे पहला दिमाग में आएगा इसका क्या करें। भाई देखो, आप अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास जेल है, उनके पास कोर्ट है, उनके पास पुलिस है, यही तो डर था ना। तो अभी भी आपको क्या डर है? वो चालान काट देंगे, वो एफआईआर कर देंगे, वो आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, वो आपको लाठियां बरसा देंगे, यही तो डर है ना जी। तो कोई फर्क है? आपको लग रहा है कोई फर्क? मतलब 1947 का दौर अगर याद करें और आज का दौर करें, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से पढ़ा नहीं सकते, अपनी मर्जी से उसको स्वस्थ नहीं रख सकते, अपनी मर्जी से खिला भी नहीं सकते। यह आपको हो सकता है कि ऐसा लगे
क्योंकि अजीब सी बातें हैं ना सारी की सारी, आपकी जितनी आज तक की धारणाएं सबको तोड़ रही है ये बातें, तो इसलिए हो सकता है अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस आए कि ये बेवकूफाना बातें कर रहा है। अगर आपको जानना है कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो, जिस दुकान से आप अपने बच्चों के खाने के लिए नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, अंडा, मक्खन, दूध, दही लेकर के आते हो, एक बार चेक रिसर्च तो कर लो आपके बच्चों को खिला क्या रहे हो। 99% दूध के प्रोडक्ट जो आज के टाइम पे बाजार में आ रहे हैं, जो पैकेट में बंद है, वो कैंसर कर रहे हैं। 99.9% जो हम सामान लेकर के आते हैं बाजार से, अगर आपने कभी अपने घर में रखी जो नमकीन है, आपके घर में नमकीन तो देते हो ना, कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है, उस नमकीन के पीछे इंग्रेडिएंट चेक करोगे, वहां 3 तेल मिलते हैं, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रैन और पाम ऑयल। पाम ऑयल जिस आदमी के पेट में चला जाएगा कभी हजम नहीं होगा, पूरा डाइजेशन सिस्टम को अंदर से सड़ाएगा। राइस ब्रैन आपको कैंसर करेगा। और कॉटन सीड ऑयल जो कि जीएम है आज के टाइम पे, कॉटन सीड ऑयल जो आदमी खा रहा है, या तो वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी। इसलिए आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं ना बहुत सारे। आपने कभी रिसर्च ही नहीं किया कि आप क्या खिला रहे हो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को भी बिस्किट खिलाते हैं हम सारे लोग, अपने बच्चों को खिलाते हैं। एक बार बिस्किट के अंदर चेक तो करो क्या है, प्योर मैदा लिखा है उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर मैदा। जितनी आइटम, जितने तेल बाजार में खाने के मिल रहे हैं, आप किसी होटल में, ढाबे में चले जाओ, प्योर रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल से कैंसर हो रहा है, पता नहीं है क्या आपको? एक भी ढाबे पर, मैंने ये रिसर्च करी थी करनाल में, कुरुक्षेत्र में, चंडीगढ़ के 37 और 38 सेक्टर में, कैथल में, एक बड़ी मार्केट है, एक छोटी मार्केट है, एक बड़ा एलीट लोगों का होटल है, एक छोटे ढाबे हैं, सबके पास जाकर के हमने रिसर्च करी थी। सब्जी कहां से लाते हो, अनाज कहां से लाते हो, मैदा कहां पिसवाते हो या पैकेट वाला लाते हो, तेल कौन सा यूज करते हो और किस तरह से बनाते हो। एक सिंगल आइटम पूरी मार्केट के अंदर हेल्दी नहीं मिली मुझे, एक सिंगल, एक भी। तो आपके जो किराना स्टोर के ऊपर जो चीज पैकेट में आ गई, समझो उसमें प्रिजर्वेटिव है, और जिसमें प्रिजर्वेटिव है समझो कैंसर देगा वो आपको, 100% गारंटी है। यानी पैकेट वाली आइटम हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और ऐसा खिलाना आपकी मजबूरी है। अगर इसे आप आजादी कहते हैं तो आजादी का महोत्सव मनाना आपको चाहिए, और यदि आप इसे आजादी नहीं कहते हैं तो आपको आजादी के लिए अब शुरुआत कुछ करनी पड़ेगी। कम से कम बच्चे तो अपनी मर्जी से पैदा कर पाएं, कम से कम पढ़ाई तो अपनी मर्जी से करवा पाएं, कम से कम खिला तो अपनी मर्जी से सकें, इतना तो हो सके हम लोग, इतने पेरेंट्स। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आजादी का महोत्सव मनाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में आपके माँ बाप को तो आप लोग जरूर मतलब मुखाग्नि दे पाओगे, आपको मुखाग्नि देने के लिए आपके बच्चे नहीं होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि एक एक दो दो हैं। सफलता के नाम पर पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी आदमी अपनी जड़ों के पास ना रह पाए। आप जितने लोग बैठे हो सब अपनी जड़ काट के आए हो, आपने अपने बच्चों की जड़ काट दी है। मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूं, तो मैंने भी कोशिश, मतलब मैं भी गांव में पैदा हुआ, बचपन गांव में बिताया, और अब जड़ काट के ले आया यहां अपने बच्चे की। और बचपन में हमारे दादाजी कहा करते थे कि देखो भैया, एक पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो जड़ दिखनी नहीं चाहिए। हमारी तो सबकी जड़ें दिख रही हैं, सबकी जड़ें दिख रही हैं। हम सब लोग अपनी जड़ों को छोड़कर आ गए। अब चक्कर क्या है, हमारा बच्चे का क्या हाल है देखो आप, ये जितने बच्चे हैं ना, इन बच्चों का क्या हाल है कि यहां कोई दोस्त बन नहीं रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। सुबह से लेकर रात तक उसको पागलों की तरह, एक रोबोट की तरह चलना पड़ रहा है। यहां उसके दोस्त नहीं है, और गांव में उसको कोई जानता नहीं है, तो उसे दुनिया में कोई कहीं नहीं जानता। सफलता के नाम पर, पैसे के नाम पर उसे कहीं बढ़िया नौकरी करनी पड़ेगी, और मैं गारंटी से कहता हूं वो नौकरी वहां नहीं मिलेगी जहां आप रहते हो। तो आपका बच्चा या तो बैंगलोर जाएगा, या दिल्ली जाएगा, या मुंबई जाएगा, या विदेश जाएगा।
तो आपको या तो समय पर मुखाग्री, अभी मैं 38 में ना, हमारा नाई है वो बता रहा था जहां पे मैं बाल कटवाता हूं, वो बता रहा था वो थे ना जी, यहां मिले थे पांडे जी, मैंने कहा हाँ, आईएएस थे दोनों माँ बाप, दोनों के दोनों पति पत्नी। पता नहीं क्या हुआ, वो जो पिता था उसको ठोकर लगी, वो गिर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। वो माँ जो थी वो उसको मतलब उसको देख करके कि उसको सांस नहीं है, उसको हार्ट अटैक आ गया। दोनों पति पत्नी एक ही घर में गुजर गए। बेटा और बेटी, बेटा अमेरिका में, बेटी कनाडा में थी। उन्होंने कॉल, वो उनके पास माँ बाप ही कॉल किया करते थे, वो कभी कॉल नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे जब आपके पास समय आप कर लेना, हम आपका फोन उठा लेंगे। माँ बाप ने कॉल नहीं किया, उन्होंने वापस नहीं पूछा। तो यहां पड़ोसियों को जब गंध आने लगी, बदबू आने लगी, तब उन्होंने बताया, दरवाजा तोड़ के अंदर देखा, वो सिर्फ कंकाल पड़े थे। फिर माँ, बेटा और बेटी दोनों, एक अमेरिका से आया, एक कनाडा से, अपनी टाइम सेट करके दोनों आकर के उनका अपना, वो तो संस्कार तो पड़ोसियों ने कर ही दिया था, वो आकर के अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करके चले गए, अपने अपने हिस्से का पैसा लेके निकल गए वापस वहीं पे। तो आपको अगर अपना भविष्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि अभी आप सोए हैं। मुझे तो दिख रहा है, मुझे अपना भविष्य ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अभी सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि चिता में अग्नि देने से पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक उससे जलाना होगा तुमको। जाओ बटन दबाओ, वापस निकाल के दो, पकड़ दो, लो जी अपने फूल। हो रहा है ना जी, बहुत आसानी से। अगर आपको यह नहीं दिख रहा है तो मतलब अभी जागने का वक्त है। यदि मेरी अभी की बातचीत से आपको यह दिखाई दे रहा है कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है कि तंत्र में बैठा आदमी हमारी मदद नहीं करेगा, तो फिर हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए क्या करना है, इस पे चर्चा की जा सकती है। यदि आज आपको यह लगता हो कि भविष्य में चर्चा के लिए हमारे पास स्पेस है और हम इस बात के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित भी रहे, हमारे बच्चे आजाद भी रहे और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले, तो आपको एक ऐसा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर के। सरकार नहीं करेगी, ये मंत्रालय नहीं करेगा, स्कूल के मास्टर जी नहीं करेंगे, कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं करेगा। उनको फीस चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, उनको नौकर चाहिए, सस्ते से सस्ते चाहिए, परमानेंट तनख्वाह पे नहीं, रिटायरमेंट के बाद दोबारा से रीइंस्टेट कर देंगे, वो आपको ठेके पर लगा देंगे, वो आपको आउटसोर्सिंग करके दूसरी कंपनियों के जरिए लेकर आएंगे, वो ऐसा रखेंगे कि इनके अधिकार बिल्कुल ना, वो कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा गुलाम बन सको। आपको जोर लगाना पड़ेगा हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आजाद रह सके, ज्यादा से ज्यादा समृद्ध रह सके और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक हो सके। वो कोशिश करेंगे आप अकेले पढ़ो, हमें कोशिश करनी पड़ेगी इकट्ठे हो। वो कोशिश करेंगे आपको कम मिले, सिर्फ उतना मिले जितने में रोटी चल रही है, ताकि बाकी चीजों के ऊपर बात करने को बकवास कहने लग जाओ, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता ना ऐसी बातों पे बात करने का। कौन बात करे यार, पागल है ये, खामखाई सरकार से टक्कर ले रहा है, खामखाई उल्टी बातें कर रहा है। कौन सोचता है ऐसे? कोई नहीं सोचता। वो चाहते हैं कि आप ऐसी बातें करो। आप यही चाहते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एक बात कह रहा हूं, कोई और नहीं करेगा। बच्चे हमारे हैं, बर्बादी हमारी है, इस पर हमको ही करना पड़ेगा। हम अनपढ़ हैं तो हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि हम अनपढ़ हैं तो हमारे पास कितनी बड़ी खूबी है, कितनी बड़ी खूबी है। देखो आज के टाइम पर यदि इस सिस्टम को कोई समझ पा रहा है तो अनपढ़ आदमी समझ पा रहा है। मैं जो बात बोलता हूं ना, जिसने किताबी ज्ञान में उनका प्रोग्रामिंग नहीं सुना है, उसको टक से समझ में आ रहा है कि यार बात एकदम सही है। जो नौकरी कर रहा है और जो बिल्कुल 9 to 5 की जॉब कर रहा है और जिसने समाज में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उसको मेरी बातें बकवास लगने लगेंगी। और जो सामाजिक आदमी है, जो अभी समाज में बैठता है, उसको फिर भी लगेगा कि बात जायज है, उसको लगेगा हो नहीं सकता कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं, आदमी करे तो क्या नहीं हो सकता। जो 1947 से पहले जो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी हमें आजाद करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है अब एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस वक्त जो अंग्रेज हमको काबू रखते थे वो शारीरिक गुलामी में रखते थे, और आज जो लड़ाई है वो मानसिक गुलामी की है। मानसिक गुलाम आदमी को पता नहीं होता है कि वो गुलाम है। जैसे हम मोबाइल के गुलाम हैं, हर 5 मिनट में उठा के देखना होता है किसी का मैसेज तो नहीं आया, हर 1 घंटे में चेक करना होता है, मतलब वो फोन रखा बजा नहीं है तो टेंशन हो जाता है कि बजा क्यों नहीं है, इतनी देर हो गई, हमें किसी ने मैसेज क्यों नहीं किया है। दिस इज लाइक ये मानसिक गुलामी मैं इसे बोल रहा हूं।
फिर चाहे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे सिस्टम कह रहा है, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। गुलाम का यही तो होता है ना, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा। सो इट इज अप टू अस कि हम इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। ये होगा हम सबके मिलजुल से, इकट्ठा होने से। मैं थोड़ा सा आपको एक दो बातें बता देता हूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये जितने बच्चे यहां खेल रहे हैं, आपने एक चीज आज इन बच्चों के परफॉर्मेंस से अगर नहीं सीखी तो बड़ी दिक्कत है। वो ये है कि किसी किसी बच्चे को देखो, आप ध्यान से देखना, एक बच्चा है जो खुद बोलना चाह रहा है, एक बच्चा है डांस का परफॉर्मेंस किसी और का चल रहा है, वो पीछे उसके पैर अपने आप मटक रहे हैं। एक बच्चा है जिसको बोलने के लिए अपनी मम्मी की जरूरत पड़ रही है। एक बच्चा है जो, देखो ना, आप इसको समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मतलब है, इसका अर्थ है। हमारे पास मैंने देखा कि एक मम्मी अपने बच्चे को ठीक कर रही थी, उसे डर है कहीं परफॉर्मेंस में गड़बड़ ना हो जाए, जो कह रही थी हाथ को ऐसे कर लो, माइक थोड़ा ज्यादा नजदीक है, या ऐसे है, या ऐसे बोलो। मतलब हमको गलतियों से इतना डर लग रहा है, हमको हम अपने बच्चों को गलती करते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जो आदमी करेगा उससे गलतियां होंगी खूब सारी, जो भी करेगा। और हम बहुत सारा काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम गलती करने से डरते हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो मैं आपको एक बात बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं, स्ट्रांग बिलीफ के साथ, कि जितने बच्चे यहां हैं और जो यहां नहीं हैं और जो जहां भी हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस है इस धरती पे आने का। उस कुदरत के काम को पूरा करने का पर्पस है। वो पर्पस यदि हमें पता चल जाए, वो पर्पस यदि हम लोग जान लें, तो सारे जने मिलकर जब उस पर काम करेंगे, यकीन मानिए हम सबके बच्चों का पर्पस हल हो जाएगा। अगर आप अपने अपने बच्चे का पर्पस हल करना चाहते हैं तो फिर आपको यह दुआ मांगनी पड़ेगी परमात्मा से कि 2 बच्चों का पेपर क्लियर हुआ है, एक का इंटरव्यू पास होना है, तो हम दोनों दुआ मांगेंगे कि दूसरे वाले का बच्चा बीमार हो जाए तो ठीक है, आज पे इंटरव्यू में ही ना जाए, तभी तो मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा। अगर इसी दौड़ में हम दौड़ते रहे तो मेरे बच्चे की सफलता फिर सबके बच्चों की नाकामी में है। हमारी सफलता के पीछे बाकी बच्चों की नाकामी है। यदि हम ऐसे सिस्टम को एंडोर्स कर रहे हैं तो हम गुलाम हैं। यदि हमारा बच्चा भी सरवाइव करे, आपका भी करे, सबके करे, और हर बच्चे को अपने जीवन के उपयोगी जो भी वो करना चाहता है उसके लिए एक माहौल मिले, ये हमारा दायित्व है एज अ पेरेंट, ताकि हम अपने बच्चों को दूसरे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। आप देख लो, आप में से जो अकेले रह जाते हैं, मान लो बात करने के लिए पूरा दिन कोई ना मिले तो शाम तक डिप्रेशन होने लग जाएगा। मतलब इट्स लाइक हम सामाजिक लोग हैं। दूसरे आदमी के बिना, दूसरे व्यक्ति के बिना, दूसरा कोई चाहिए हमको अपने सर्वाइवल के लिए। तो जब हमें दूसरा चाहिए तो 3 आने के बाद वो बढ़ जाएगा, 4 आने के बाद बढ़ जाएगा। इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि आप इकट्ठे ना रह पाओ, क्योंकि हर जगह पर आपका कंपटीशन है। मैं नया नया जब आया था ना करनाल में, करनाल से चंडीगढ़ आया, तो जिस भी लेडी ने हमारी घरवाली से ये पूछा कि मकान किराए का है कि अपना है, मैंने उसको दोबारा घर नहीं आने दिया। मैं कहा तुम हो नहीं इस लायक, घर तो हमारा आदमियों से बनता है यार, किराए का है कि उसका है। तुम्हें पहले दिन तुमको पूछना जरूरी है कि हमारा ब्योंत कितना है। पहले दिन हमको ये एहसास कराना जरूरी है कि तुम तो अच्छा किराए पे हो, तो टेंशन हो जाती है। रोज घरवाली बोलेगी यार अपना घर तो होना चाहिए। वो यहाँ के कबूतर खाने को घर बोलते हैं, जिसको आप लोग फ्लैट बोलते हो, वो उनको घर बोलते हैं। ये घर थोड़ी है, ना जमीन पे पैर टिकते हैं, ना हवा साफ मिल रही है, ना पानी पूरे मिल रहा है, और कचरा ही कचरा। इनको हम घर बोल रहे हैं। हमने अपने जीवन के जो स्तर हैं उनको बहुत गिरा दिया है। चंडीगढ़ फिर भी बहुत अच्छे शहरों में माना जाता है, लेकिन यहां का लाइफस्टाइल भी बिल्कुल गिरा हुआ है, बहुत ही गिरा हुआ लाइफस्टाइल। मैं जिस जगह पर रहता हूं, कहने को वो HIG के फ्लैट है, हाई इनकम ग्रुप वाले फ्लैट है। वहां पर पूरे मोहल्ले में किसी को कोई हार्ट अटैक से मर जाए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। वहां तो सब एक दूसरे को जानते हैं, कौन से 75-17 वाले,
1120 वाले, मतलब वो ऐसे नहीं जानते हैं कि, और वहां एक दौर होता है जब हमें हमारे लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है। मतलब ये देखना होगा कि हम सचमुच की आज़ादी की अगर बात कर रहे हैं, सचमुच में अपने बच्चों के लिए अगर एक आज़ाद भारत देना चाहते हैं, तो फिर हम सबको मिल पे इस पर बात करनी होगी। आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि इस पर बात करनी होगी, आप देवेंद्र जी से, निर्मल से बात कर सकते हैं कि हम इस पर बैठकर एक चर्चा करें और कुछ समझ वाले पेरेंट्स इकट्ठा हों और इसके ऊपर बैठ करके कम से कम ये तो मानना पड़ेगा पहले कि जो चल रहा है वो गलत है। देखो, चीजों को ठीक करने से पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि गलत है। अगर गलत नहीं माना तो ठीक नहीं करेंगे। और आपको यह समझ आ गया कि अब हमको एक साथ मिलकर के करना है, तो इस आज़ादी के महोत्सव को मनाने का मतलब कुछ निकल के आता है। और अगर यही समझ में नहीं आया कि करना क्या है, फिर मुझे लगता है हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जो अंधी दौड़ है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और उस दौड़ में ना हमारे बच्चे जाएं, ऐसा मेरा प्रयास है। तो हम सब लोग मिलकर के अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, कुछ बेहतर होगा, इस उम्मीद में हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इकट्ठे मिलकर इनके लिए इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। आप सब लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया, आपके सम्मान के लिए, आपके इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।